अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर होंगी। मॉलिक्यूलैरिटी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सारी चीजें। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है बेसिकली? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ये थ्योरी ये कहता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। in a chemical reaction, reactant molecules collide with each other to form products. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है और उन कोलिजन्स का रिजल्ट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। लेकिन जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसमें सारे कोलिजन्स ऐसे नहीं हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऐसे कोलिजन्स हैं जिनके बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कुछ ऐसे कोलिजन्स हैं जिनके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो सिंपली कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए और बाउंस बैक हो गए, रिवर्स हो गए, वापस चले गए, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसलिए जितने जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं इनको हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं: इफेक्टिव कोलिजन्स विच आर आल्सो नोन एज फ्रूटफुल कोलिजन्स एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स, पहली बात देखिए, दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन मस्ट है, नंबर वन। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि कोई भी कोलिजन हुआ तो उससे प्रोडक्ट बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि वो कोलिजन इफेक्टिव कैटेगरी का है या इनइफेक्टिव कोलिजन। यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कोलिजन से होगा लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है और इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशंस क्या है? कब हम समझेंगे कि ये कोलिजन इफेक्टिव है, कब हम समझेंगे ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है? किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए। नंबर वन, जो भी कोलिजन्स होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। This certain minimum amount of energy required for effective collision, for an effective collision, is known as threshold energy. कोई भी रिएक्शन होगी, किसी भी रिएक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, यानी एक मिनिमम कट ऑफ एनर्जी होगी। तो जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस मिनिमम सर्टेन एनर्जी से ऊपर होंगे, इससे बराबर या इसके ज्यादा एनर्जी के होंगे, वो अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का चांस है। अगर इससे कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन का चांस नहीं है। तो पहली कंडीशन, एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास। जैसे आप कट ऑफ मार्क्स कहते हैं, आप जेई में अपीयर हो रहे हैं, नीट में अपीयर हो रहे हैं, तो एक मिनिमम कट ऑफ होगा वहां पे। सपोज, या आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं तो वहां भी पासिंग मार्क्स हैं, तो वो थ्रेशोल्ड है। जैसे अगर 33% अगर पासिंग मार्क्स हैं तो मिनिमम 33% तो आपको लाने ही हैं पास होने के लिए। इससे ज्यादा आप ला सकते हैं, अच्छी बात है, इससे कम लाएंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा, आप फेल हो गए। ऐसे जेई का कट ऑफ मान लो 70% गया तो मिनिमम 70% तो पहले आपको लाना है काउंसलिंग के लिए। कॉलेज क्या मिलेगा, ट्रेड क्या मिलेगा, वो सब कहानी बाद में, पहले इस मिनिमम बैरियर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी भी रिएक्शन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, मिनिमम एक बैरियर एनर्जी का, जिसको क्रॉस करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा एनर्जी का मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तब इफेक्टिव कोलिजन होगा। सपोज किसी रिएक्शन के लिए 200 जूल मिनिमम एनर्जी बैरियर होगी,
तो 200 जूल से कम एनर्जी वाले जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे उनके कोलिजन्स इनइफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, उनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कोई गारंटी नहीं है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोलिजन के टाइम एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ उनका कोलिजन होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब वो कोलाइड करें तो ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए जितना इंटरेक्शन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंटरेक्शन टाइम मिले उसे। ये प्रॉपर डायरेक्शन के साथ होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इस रिएक्शन को आप देखिए, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ओरिएंटेशन क्लियर होगा। यहां पर देखिए CH3Br पे OH माइनस का हमने अटैक कराया, CH3OH बन रहा है और Br माइनस यहां से रिप्लेस हो गया। ये एक रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OH माइनस ने Br माइनस को रिप्लेस कर दिया। अब इसमें CH3Br मॉलिक्यूल नंबर 1 हुआ और OH माइनस मॉलिक्यूल नंबर 2 हुआ जो इस पर अटैक करेगा, इन्हीं के बीच में कोलिजन होगा। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर कोलिजन के एग्जांपल्स देखिए। पहले केस में क्या है, ये जो CH3Br है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Br पे पार्शियल माइनस चार्ज है। इस पे जो सेकंड मॉलिक्यूल कोलाइड करने आ रहा है वो भी निगेटिवली चार्ज है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, इनके कोलिजन इम्प्रॉपर कोलिजन क्यों है? दोनों नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, अगर दोनों नेगेटिव साइड की तरफ से जब मॉलिक्यूल्स अपने कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, प्रॉपर इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। वही देखिए OH माइनस जब यहां से अटैक कर रहा है, OH माइनस, जबकि इस CH3Br मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट था वो इधर था, यानी इसका नेगेटिव पार्ट इधर था और ये जो नेगेटिव पार्ट अटैक कर रहा है वो मॉलिक्यूल के बैक से अटैक कर रहा है। तो यानी ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस उसे मिल पा रही हैं, मॉलिक्यूल्स अप्रोच तो कर पा रहे हैं एक दूसरे को, रिपल्शन तो नहीं हो रहा उनके बीच में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो किसी भी इफेक्टिव कोलिजन के लिए दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो जाए। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एक प्रॉपर डायरेक्शन से, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। अब थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें आता है एक्टिवेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आता है एक कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है? हमने कहा कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है, यानी एक एनर्जी बैरियर है जिससे कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, उनके बीच के कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा या इनइफेक्टिव कोलिजन्स होंगे अगर उससे कम एनर्जी का, एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो प्रेजेंट टाइम में जितनी एनर्जी है, एवरेज, एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मान लो कहीं पर रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उनकी एक एवरेज एनर्जी हम देख लेंगे। ये एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कितना कम है, यानी कितनी और एनर्जी हम इन्हें दे दें कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर 200 जूल का है,
और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज एनर्जी 180 जूल है। 200 जूल का एनर्जी बैरियर चाहिए, 180 जूल एवरेज एनर्जी उनके पास आई है। तो कितनी एनर्जी कम पड़ रही है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं? कितनी एनर्जी है वो जो एक्टिवेशन के लिए चाहिए? 20 जूल। दिस 20 जूल इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो ओवर टोटल बैरियर है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो बैरियर है। जितनी एनर्जी आपके पास है इस समय मॉलिक्यूल्स के पास, वो एवरेज है, एवरेज एनर्जी। और जितनी एनर्जी दोनों में के बीच में जो डिफरेंस है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी जितनी एनर्जी कम पड़ रही है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, उसका डिफरेंस ही तो एक्टिवेशन एनर्जी है। बोलिए। The minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to or greater than threshold value. मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ताकि वो मिनिमम सर्टेन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगा, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। सर एक बार एक्टिवेशन एनर्जी समझा दीजिए। अरे भैया ऐसे समझो, आप मान लो मूवी देखने जाना चाहते हो, ठीक है? यस सर। आप मूवी देखने जाना चाहते हो, मूवी टिकट है आपका सपोज 400 का, 400 रुपए का मूवी टिकट है, यस सर। ठीक है? अकेले जाना चाह रहे हो तो यस। नहीं तो 800 रुपए लेकर जाओ। अब मान लो आपको 400 रुपए मिनिमम चाहिए ना मूवी हॉल के अंदर जाने के लिए। यस सर। बोलो भाई। यस सर चाहिए। तो ये जो 400 रुपए है मिनिमम जो एंट्री अमाउंट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। यस सर। आपके पॉकेट में मान लो 250 रुपीज है, यस सर। ये एवरेज एनर्जी हो गई आपकी। यस सर। कितनी एनर्जी आपको जुगाड़ करनी है, कितनी एनर्जी आपको इधर उधर से कहीं से अरेंज करनी है ताकि आप मूवी देख पाओ? सर 150। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस 150 की वजह से आप इनएक्टिव थे, यस 150 मिल गया, आप एक्टिव हो गए। समझे? आ गया समझ में? नहीं? और अकेले जाओगे, 2 लोग जाओगे अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, कुछ ज्यादा अमाउंट। समझ में आया इस बाबू की नहीं?